आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। इसके रिलेटेड एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जिसमें मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, मिनीमैक्स क्राइटेरिया, लेप्लास क्राइटेरिया, ये सारा वर्कआउट हमने किया है। ऊपर आपको रेफरेंस में मिल जाएगा वीडियो की लिंक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, रिस्क तब होता है जब कोई इवेंट हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, जिसका जो है हमको वैल्यू पता नहीं होती है। फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड और फ्रॉम पर्सनल जजमेंट, डिसीजन मेकर नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर। स्टेट्स ऑफ नेचर वो सारे जो इवेंट्स हैं जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल के बाहर होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज along with the distinct states of nature is called the probability distribution. एज ए डिसीजन मेकर हम लोग वो सारे इवेंट का ट्रैक बना के रखते हैं जिसमें हमको कभी ना कभी जो लॉस हुआ है या हमारे जो डिसीजन फेल हुए हैं, वो सारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो इन फ्यूचर ऑकरेंस ऑफ अ रिस्क का हम जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ चांसेस फाइंड कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकर कैन गेट द बेस्ट आउटकम बाय टेकिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पे ऑफ टेबल, और यू कैन से प्रॉफिट टेबल with respect to probabilities of possible states of nature is called expected monetary value, which is also called as EMV criteria. So EMV criteria का mathematical calculation क्या है? आप multiplying each entries of a payoff with the corresponding probabilities, इससे आपको जो maximum value होगी that will be considered as your best course of action. So let's see an example. Find the maximum profit using EMV criterion and minimum loss using EOL criteria. EMV criteria का opposite part है EOL criteria. EMV criteria का opposite part है EOL criteria. Course of action, states of nature, ये टेबल मेरे पास है। The values are 80, 120, 45. Probability is 0.35. 110, 150, 80, probability is 0.45. 250, 300, 320, probability is 0.2. ध्यान रहे प्रोबेबिलिटीज जो हम फाइंड करते हैं वो स्टेट्स ऑफ नेचर का फाइंड किया जाता है, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर। तो स्टेट्स ऑफ नेचर अगर टॉप पे लिखा है तो प्रोबेबिलिटी बिलो लिखा जाएगा, बिलो द टेबल। अगर स्टेट्स ऑफ नेचर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो प्रोबेबिलिटी राइट हैंड साइड उसके फ्रंट में लिखना है। तो स्टेट्स ऑफ नेचर टॉप पर है तो इसका फ्रंट क्या हो जाएगा, बिलो द टेबल। तो बिलो द टेबल वी गोइंग टू राइट द एंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो EMV ऑफ A1 की वैल्यू देखना है आपको 80 है, तो 80 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 0.35, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। प्लस 110 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.45, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्लस 250 आ रहा है, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 0.2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो वी आर गेटिंग 28 प्लस 49.5 प्लस 50 इक्वल टू 127.5। ऐसे में A2 पे फोकस कर रहा हूँ, तो A2 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है 120। 120 के नीचे प्रोबेबिलिटी को कितना है 0.35, सो 120 इंटू 0.35। फिर 150 आ रहा है, 150 के नीचे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 0.45। देन 300 आ रहा है, 300 के नीचे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 0.2। तो इससे आपको ऐड करने पे वी आर गेटिंग 42 प्लस 67.5 प्लस 60 इक्वल टू 169.5। देन A3 में आ रहा है 45, 45 के नीचे एंट्री क्या आ रही है 0.35, तो 45 इंटू 0.35। 80 आ रहा है, 80 के बिलो एंट्री क्या है 0.45, तो वो दो का प्रोडक्ट होगा। 320 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा 64। सो 115.75 प्लस 36 प्लस 64 इज 115.75। So maximum we are getting 169.5. So best course of action is A2 with 169.5. क्राइटेरिया में क्या होता है, EOL क्राइटेरिया में वी हैव टू वर्क विद द रिग्रेट टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स का रिग्रेट टेबल बनाएंगे। सो पे ऑफ मैट्रिक्स का रिग्रेट टेबल बनेगा, दैट इज S1 की मैक्सिमम वैल्यू कितना है 120 है, तो 120 से सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। S2 में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 150, तो 150 में से सारी वैल्यू माइनस रहेगी। S3 में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 320, तो 320 से सारी वैल्यू आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज 40 0 75, 40 0 70, 70 20 0।
करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज मेरे पास है 0.35, 0.45, 0.2। तो रिग्रेट टेबल के बेसिस पर विल गोइंग टू फाइंड EOL क्राइटेरिया। तो EMV क्राइटेरिया एंड EOL क्राइटेरिया दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर है। तो इसमें A1 देखना है, A1 के फ्रंट में वैल्यूज क्या आ रही है 40, तो 40 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.35, 40 इंटू 0.45, 70 इंटू 0.2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे। देन 40.35 वी आर गेटिंग 14, 40 इंटू 0.45 18, 70 इंटू 0.2 14, तो वी आर गेटिंग 46। देन EOL of A2 we are getting 0 into 0.35, 0 into 0.45, 20 into 0.2, so 20 into 0.2 हो रहा है 4, so we are getting EOL of A2 is 4. Then 75 into 0.35, 70 into 0.45, 0 into 0.2, so we are getting finally 57.75. तो इन सब में सबको क्या करना है, मिनिमम चूज करना है। विच इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इज 4, सो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A2 विथ वैल्यू। तो EMV में आपको जो है मैक्सिमम क्राइटेरिया पे वर्कआउट करना है, EOL क्राइटेरिया में आपको मिनिमम वैल्यू पे फोकस करना है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू 4। सो नेक्स्ट वी हैव टू डू विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पे ऑफ टेबल। फॉर द past 50 days the sales from the bakery have been as follows. Daily sales is 80, 100, 120. Number of days we are having 15, 25 and 10. The bakery's production cost is rupees 8 per loaf and sale price is rupees 12 per loaf. The unsold breads are destroyed on same day. Draw payoff table and determine optimal act using EMV criterion. अब यहाँ पे दो चीज मेरे पास है, एक तो बेकरी का जो है लोफ का सेल्स हो रहा है, तो दो चीज हो सकती है बेकरी में, एक तो होगा प्रोडक्शन और एक होगा हमारा डिमांड। बिकॉज जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेल होगा तो हमको जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो बेकरी में मिनिमम जो है डिमांड कितनी है 80 की है, तो जितना डिमांड है उतना ही हमारा क्या होगा प्रोडक्शन होगा। सो लेट A1, A2, A3 denotes the course of action of producing loaf, producing 80, 100 and 120 loaves respectively। हम यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन प्रोडक्शन को ले रहे हैं बिकॉज प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में है, डिमांड हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिमांड कहाँ से आता है, पब्लिक से आता है, तो पब्लिक से डिमांड कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन मेरे हाथ में होता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकता हूँ, 80 कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ, 120 या उससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो प्रोडक्शन हमारे हाथ में होता है, डिसीजन मेकर के हाथ में होता है, और डिमांड इट्स अ स्टेट्स ऑफ नेचर। सो लेट S1, S2, S3 डिनोट द स्टेट्स ऑफ नेचर ऑफ डेली डिमांड्स ऑफ 80, 100 एंड 120। देखो जितना मार्केट में सेल हो रहा है 80 का, इतना ही हमारा जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, बिकॉज 80 से अगर लेस हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, हमको लॉस फेस करना। डिमांड हमारी जो है 80 से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ विल गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी आप जो फाइंड करते हैं इट विल बी बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ डेज। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज कितना है हमारा, टेबल में दिया है 15, तो 15 डिवाइड बाय 50। 50 कैसे मिला आपको, 15 प्लस 25 प्लस 10, इन सबको ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है 50। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, 15 डिवाइड बाय 50, 25 डिवाइड बाय 50 एंड 10 डिवाइड बाय 50। तो इससे प्रोबेबिलिटी कितना मिला 0.3, 0.5, 0.2। बिकॉज स्टेट्स ऑफ नेचर है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जरूरी है। नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूले के बेसिस पे विल गोइंग टू मेक अ पे ऑफ टेबल। अब तक हमने जितना भी कैलकुलेशन किया उसमें पे ऑफ टेबल पहले से दिया था, अब यहाँ पे पे ऑफ टेबल आपको बनाना है। तो पे ऑफ टेबल का फॉर्मूला क्या है, इफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिमांड, इफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिमांड, फॉर एग्जांपल so profit will be selling price into demand minus cost price into production. So payoff table का formula we'll going to see. First one, production is 80, demand is 80, 80 और 80 दोनों क्या है इक्वल है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिमांड, इक्वल हो या ग्रेटर हो तो आपको क्या करना है फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 12 है, सेलिंग प्राइस इज 12, डिमांड कितना है यहाँ से, डिमांड है 80, तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई में आ गया, 8 क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस और प्रोडक्शन की वैल्यू कितना है 80, तो इन दिस से वी गॉट द आंसर इज 320। सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू में क्या आ रहा है, डिमांड इज 100,
डिमांड 100 है और प्रोडक्शन कितना है 80 है। देखो इस वैल्यू पे मैं फाइंड कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्या आ रहा है 100, 100 क्या है मेरा डिमांड है और इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रहा है A1, A1 की वैल्यू क्या है 80, दैट इज अ प्रोडक्शन। अगर डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा होता है तो वी हैव टू अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला। डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस क्या है 12, कॉस्ट प्राइस क्या है 8, तो प्रोडक्शन कितना है वैल्यू यहाँ पे 80, 12 माइनस 8 इंटू 80 इज 320, S3 इज 120 और यहाँ पे है मेरे पास प्रोडक्शन 80। तो 120 हो गया मेरा डिमांड और प्रोडक्शन हो गया मेरा 80। अगेन 120 क्या है 80 से बड़ा है तो वी हैव टू अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रोडक्शन। 12 माइनस 8 इंटू 80 विच इज माई 320। नाउ A2 की वैल्यू है 100 और यहाँ पे S1 है 80, तो 100 इज ग्रेटर देन 80 तो हमें कहाँ पे क्या करना है फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है सेलिंग प्राइस इनटू डिमांड। सेलिंग प्राइस कितना है 12, डिमांड कितना है 80 माइनस 8 इंटू प्रोडक्शन कितना है 100, तो ये हो गया हमारा आंसर 160 है। अब मैं इस पोजीशन पे फोकस कर रहा हूँ तो इस पोजीशन पे टॉप पे क्या आ रहा है 100, 100 कौन सा वैल्यू है डिमांड है और लेफ्ट में क्या आ रहा है 100, 100 क्या है प्रोडक्शन है, मतलब 100 इज इक्वल टू 100। तो जब 100 इक्वल टू 100 है तो हमें क्या करना है फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रोडक्शन। 12 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 100 तो इससे हमको आंसर मिल गया 400। देन S3 वी आर हैविंग 120। अब इस वैल्यू पे फोकस करना है जहां पे मैंने डॉट लगाया हूँ तो 120 उसके टॉप पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है 100, इसका मतलब है 120 इज ग्रेटर देन 100। तो 120 अगर 100 से ग्रेटर है मतलब डिमांड अगर प्रोडक्शन से ग्रेटर है so formula will be selling price minus cost price into production। 12 minus 8 into 100 the answer is 400। अब मैं इस पॉइंट पे फोकस कर जहाँ पे मैंने डॉट लगाया हूँ तो इस लेफ्ट में क्या आ रहा है 120, 120 क्या है मेरा प्रोडक्शन और उसके ऊपर क्या है स्टेट्स ऑफ नेचर दैट इज माई डिमांड। डिमांड कितना है 80, प्रोडक्शन कितना है 120, तो प्रोडक्शन क्या आ रहा है डिमांड से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रोडक्शन। 12 इंटू 80 माइनस 8 इंटू 120 आंसर इज 0। फिर नेक्स्ट मैं जो है डॉट लगा रहा हूँ इस पे फोकस कर रहा हूँ तो डॉट लगाने के ऊपर क्या आ रहा है 100, 100 क्या है मेरा डिमांड, तो डिमांड इक्वल टू 100 और प्रोडक्शन कितना है 120, तो अगेन 120 क्या है 100 से ग्रेटर है तो वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रोडक्शन। 12 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 120 सो वी आर गेटिंग 240। देन लास्ट वन डिमांड आ रहा है 120 और प्रोडक्शन आ रहा है 120, दोनों भी क्या है इक्वल है तो इक्वल के लिए अगेन हमें क्या करना है फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है सेलिंग प्राइस इंटू डिमांड 12 इंटू 120, 8 इंटू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे हमारा A3 है, A3 क्या मेरा प्रोडक्शन का काम कर रहा है, S3 क्या कर रहा है डिमांड का काम कर रहा है, तो 8 इंटू 120 आंसर वी आर गेटिंग 480। अब ये हमने नया टेबल बना दिया, इस नए टेबल के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड EMV। EMV फॉर A1, A1 मतलब 80, तो 80 का आंसर कितना मिल रहा है A1 के फ्रंट में वैल्यू आ रहा है 320, 320 इंटू 0.3, देन 320, 320 इंटू 0.5 उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, देन 320 टॉप पर है इसके नीचे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 0.2, तो इस 0.2 से मल्टीप्लाई करने पे वी आर गेटिंग आंसर इज 320। देन EMV फॉर A2, A2 के फ्रंट में वैल्यूज देखो क्या आ रहा है 160, तो 160 के नीचे प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, तो ये आ गया 400, 400 के नीचे वैल्यू कितना है 0.5, तो ये हमको सेकंड वैल्यू मिल गई। देन है 400 उसके करस्पॉन्डिंग नीचे प्रोबेबिलिटीज कितना है 0.2, तो इससे हमको आंसर मिल गया 328। देन A3 पे फोकस कर रहे हैं, A3 की वैल्यू कितना है 0, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 0.3, देन 240 आ रहा है उसके नीचे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 0.5, देन 480 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.2, so in this way we are getting 216। इन सब में से मैक्सिमम कितना आ रहा है, maximum we are getting 328, so best course of action is A2 with the value 328, तो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी EMV क्राइटेरिया में उसको कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम जो है मैक्सिमम 100 लोव्स अगर सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होगा 328, अगर 80 सेल करोगे तो 320 का प्रॉफिट होगा, 120 सेल करेंगे तो 216 का प्रॉफिट होगा। तो अगर 100 का सेल करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा हमको 328। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिसीजन ट्री। A decision tree is a graphical presentation of a decision process involving multiple stages। डिसीजन थ्योरी का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जो है बोलते हैं एज ए डिसीजन ट्री।
जो भी हमने कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड किया, स्टेट्स ऑफ नेचर फाइंड किया, उन सबको हम क्या करेंगे, ट्री फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. इट इंडिकेट्स कोर्स ऑफ एक्शन, states of nature, corresponding probabilities of decision problems. Course of action is represented by a square listed as ABC, whereas states of nature is represented by a circle numbered as 1 2 3 from left to right. So course of action को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, states of nature को 1 2 3 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे. Different course of action represent the branches of a tree. States of nature represent the sub branches of a tree. तो ये एग्जाम्पल हमने फर्स्ट इसी जो है वीडियो की जो शुरू में जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसी एग्जाम्पल को हम जो है फिर से वर्कआउट कर रहे हैं. ये मेरा टेबल है. अब इस टेबल के बेसिस पर हमें क्या करना है, ड्रॉ डिसीजन ट्री एंड फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है. स्क्वायर इज माई डिसीजन नोड. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे. स्क्वायर से क्या हो रहा है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा. स्क्वायर से क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन. सो विल गोइंग टू मेक अ कैपिटल ए. तो कितने कोर्स ऑफ एक्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, A1 A2 A3. तो हम क्या करेंगे, इसके 3 ब्रांचेस बनाएंगे, A1 A2 A3. ध्यान रहे इसको हम बोलते हैं ए को डिसीजन नोड. डिसीजन नोड हमेशा स्क्वायर में ही होगा. डिसीजन नोड हमेशा स्क्वायर में होगा. अच्छा, A1 के बाद कितने वैल्यूज है A1 के पास, S1 है, S2 है, S3 है. तो A1 के बाद हम सर्कल बनाएंगे, जिसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स ऑफ नेचर. स्टेट्स ऑफ नेचर कितने हमारे पास, S1 S2 और S3. फिर A2 के बाद कितने स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, 3 है, S1 S2 S3. अगेन A2 से एक सर्कल बनेगा जिसको हम नेमिंग करेंगे 2. उससे बनेगा S1 S2 S3, 3 स्टेट्स ऑफ नेचर. फिर A से बनेगा 3 नंबर, बिकॉज 3 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स ऑफ नेचर है. A3 का मतलब है 3 पर एंड हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है हमारा. अब इसके बाद सर्कल के बाद स्टेट्स ऑफ नेचर स्टार्ट होगा, दैट इज और S1 S2 S3. अब स्टेट्स ऑफ नेचर की जो वैल्यूज हैं हम उसको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज के साथ में एरो के ऊपर लिखेंगे, और उसके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है हम उसको एरो के बिलो लिखेंगे. जैसे A1 में S1 की वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी के साथ में 0.35. सो S1 0.35 एरो के ऊपर लिखेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग A1 की वैल्यू कितना है, 80. तो 80 को क्या करोगे, एरो के बिलो लिखोगे. फिर नेक्स्ट आ रहा है मेरा S2. S2 के साथ में प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 0.45. तो 0.45 ऊपर लिखोगे, और उसके नीचे वैल्यू कितना आ रहा है, 110. तो 110 एरो के नीचे लिखेंगे. देन S3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 0.2. इसको एरो के अबाव लिखोगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 250. तो 250 एरो के बिलो लिखोगे. देन A2 के साथ में जो है करस्पॉन्डिंग S1 आ रहा है विथ 0.35. सो S1 विल बी 0.35. देन H2 आ रहा है हमारा 0.45. तो H2 0.45 लिखेंगे. देन A2 के साथ में S3 आ रहा है 0.2. तो S3 लिखेंगे 0.2 अबाउ द एरो. उसके बिलो द एंट्री विल बी योर 120 150 300. तो ये 120 150 300. ऐसे ही हम लोग A3 के लिए करेंगे. A3 के लिए S1 क्या आ रहा है, 0.35. S2 आ रहा है 0.45. S3 आ रहा है 0.2. तो एरो के ऊपर S1 S2 S3. S1 के लिए A3 की वैल्यू कितना है, 45. तो 45 लिखेंगे. देन 80 लिखेंगे, एंड देन 320. अब ये 0.35 और 80 को मल्टीप्लाई करोगे, सो वी आर गेटिंग 28. 110 और 0.45 को मल्टीप्लाई करोगे, वी आर गेटिंग 49.5. 250 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे, वी आर गेटिंग 50. ऐसे 120 इंटू 0.35 वी आर गेटिंग 42. 150 इंटू 0.45 वी आर गेटिंग 67.5. 300 इंटू 0.2 वी आर गेटिंग 60. अगर आप देखोगे यही कैलकुलेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वर्कआउट किया था ऊपर, जिसको हमने रो फॉर्म में एंट्रीज लिखा था. ये दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया था, रो फॉर्म में एंट्री लिख रहे हैं. तो रो फॉर्म में एंट्री लिखने पे वी आर गेटिंग द सेम आंसर. अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्री फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्री फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ट्री फॉर्म हो गया हमारा 28 49.5 50. ये A1 का आ गया. 42 67.5 60 A2 का आ गया. हमेशा क्रेडिट कहाँ पे दिया जाता है, उसके ब्रांच पे, उसके रूट पे दिया जाता है. तो 15.75 36 64. तो इन सबका रूट क्या है, A3 है. 42 67.5 60 इन सबका रूट क्या है, A2 है. 28 49.5 50 इन सबका रूट क्या है, A1 है. तो सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ऐड करने पे वी आर गेटिंग 28 49.5 50. इन तीनों को ऐड करो तो आपको A1 की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. 42 67.5 60 को ऐड करो, 15.75 36 64 इन तीनों को ऐड करो, तो इससे आपको A3 की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी.
इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एज अ 169.4 विच इज माई बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर A2। सेम कैलकुलेशन हमने ऊपर भी किया है, कितना मिल रहा है 169.5, किसके लिए मिल रहा है, फॉर A2। तो ये है हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस। और लास्ट वन हमने जो देखा दैट वाज फॉर अ यूजिंग डिसीजन ट्री।